परिचय हैं। ये इंजीनियर भी हैं, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी हैं, एनवायरनमेंट वॉरियर भी हैं। इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और थ्री इडियट्स फिल्म का जो मशहूर किरदार है फुनसुक वांगडू, वो भी इनके ही जीवन से प्रेरित बताया जाता है। फिलहाल सोनम वांगचुक अपने क्लाइमेट फास्ट को लेकर बीते दिनों चर्चा में रहे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी और नमस्कार सबको। तो मैं आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या परेशानियां लद्दाख में आ गई कि आपको क्लाइमेट फास्ट करने पर मजबूर होना पड़ा? एक तो ये कि आज ही नहीं, मैं 30 सालों से लद्दाख के पर्यावरण के बारे में चिंतित और सतर्क रहा हूँ। जब से मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की, एक शिक्षा और एक पर्यावरण, इस पर काम करने लगा, तो हम लद्दाखियों की तरफ से कुछ योगदान ना हो क्लाइमेट चेंज में, इसके लिए हम सोलर हीटेड बिल्डिंग्स जो कि मिट्टी से बने हों, आप एक में हैं, और यहाँ कोई फ्यूल नहीं है, धुआं नहीं है, किसी का प्रदूषण या किसी का हार्म नहीं है, तो ऐसा बनाता रहा हूँ। जब पानी की बात आई तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और अभी पता चला है रीसेंट रिसर्चेस में कि ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के वजह से नहीं है, उसका तो हम दोष न्यूयॉर्क और लंदन पर देते रहेंगे। ये लोकल ब्लैक कार्बन एमिशन से भी है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी, लोकल ह्यूमन एक्टिविटी से भी होती है। तो पता चला है कि जो ग्लेशियर्स हाईवे के पास हैं वो और जल्द पिघल रहे हैं। अब हाईवे पे टैक्सीज और ये डीजल गाड़ियां चलती हैं, उससे हो रहा है। तो आप सोचिए, आप इंडस्ट्रीज आएँ, माइनिंग हो और धुआं धूल हो, तो कितने जल्दी पिघल जाएंगे। तो इन हालातों को देख के मैं वैसे भी चिंतित रहा हूँ। अब जब लद्दाख को यूटी मिलने वाला था तो एक तरफ हम बहुत खुश थे कि लद्दाख को अपने भाग्य का निर्णय करने का, मतलब 100 साल 150 साल बाद फिर दोबारा अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ चिंतित भी थे कि अगर सिर्फ यूटी हो और ये खुला मैदान बन जाए शोषण के लिए, उद्योगों के लिए, तो फिर ये किसी का नहीं रहेगा। मगर फिर हमें ये मालूम था, और इसलिए मांग तब से हो रही थी कि 370 में संरक्षण नहीं मिलता है तो 244 में संरक्षण मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जनजातीय है, ट्राइबल है। तो जहाँ एक तरफ 370 हमें कश्मीर से बांधे रख रहा था, उसमें हमें दिक्कत थी, क्योंकि हम अलग हैं, लद्दाख अलग है, और कश्मीर का मैं इज्जत करता हूँ मगर अलग हैं। दूसरी तरफ वो संरक्षण भी दे रहा था, जिसका ज़रूरी था इन पहाड़ों को बचाना, यहाँ की संस्कृति को, मगर वही और भी अच्छे से 244 शेड्यूल 6 में मिल रहा था। और फिर एक तरफ तो मांग थी कि शेड्यूल 6 और विद लेजिस्लेचर यूटी मिले, दूसरी तरफ सरकार ने भी यूटी देने के बाद आश्वासन दिया कि शेड्यूल 6 में लद्दाख को लिया जाएगा, वो चाहे न्याय मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, जनजातीय मंत्रालय हो, सबने सिफारिश की। बल्कि बीजेपी पार्टी ने तो इस 6 शेड्यूल को अपने टॉप एजेंडा में रखा। 2019 में संसदीय चुनाव में, 2020 में जो हिल काउंसिल है सबसे प्रेस्टिजियस, उनमें तो नंबर 1 मुद्दा 6 शेड्यूल हम आपको देंगे, तो एक तरह का वादा था। तो जब वो होते नहीं देखा, अब 3 साल गुजर गए, लोग परेशान हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि हमारे नेताओं पर अकेले पर नहीं छोड़ना चाहिए ऐसी बातें, हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। और मैं अपना क्या कर सकता था वो मैंने सोचा कि ये मैं एक आवाज़ दूंगा, जो एक तरफ सरकार को होगी, प्रधानमंत्री जी को, कि आप ध्यान दें, आप तक शायद बात नहीं पहुंच रही है, आप ध्यान दें, एक वादा किया गया था, और अगर ये पूरा नहीं होता है तो ये लद्दाख किसी का नहीं रहेगा। ये सिर्फ हमारे पानी का नहीं है, पूरा उत्तर भारत हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ सिर्फ सरकार से भी बोलना गलत होगा। मेरा एक मुद्दा ये था कि आम जनता से, जो बड़े शहरों में रहते हैं, वो चाहे नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या बीजिंग, पेरिस, लंदन हो, सबसे कहूँ कि आप अपनी जीवन शैली बदलिए। आपके इस धुएं और इस अय्याशी के कारण हम यहाँ बिना पानी के पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये दूसरा पहलू भी था, तो इसलिए मुझे ये आवाज़ देनी पड़ी। आपने अभी कहा कि लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। 3 साल पहले यूटी का दर्जा जो है लद्दाख को मिला,
इन 3 सालों में से क्या परेशानियाँ रही अगर आप बता पाएँ कि इस तरह की लैंड सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, कल्चर सिक्योरिटी के लिए हाँ, शेड्यूल 6 की जी, मांग कर रहे हैं? जी। तो कई सतह पर हाँ, बच्चे, युवा परेशान हैं कि उनको 3 साल से लगभग कोई नौकरी ही नहीं निकली। और तो और हिल काउंसिल में जो निकलते थे वो भी रुके हुए हैं। 12,000 का वादा किया था, 500-400 निकले हैं, वो भी पुलिस में। जो कि फिर घेरा लगाने के काम आता है मेरे जैसे लोगों को, तो दमन के काम आता है। मिला निकला है तो वो निकला है। और बड़े परेशान हैं कि अब उनके ज़मीन का कोई वो नहीं है, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। खरीदने वाले के लिए तो पैसे का मतलब नहीं है, यहाँ के लोग सड़क पे ना आ जाएँ, उन्हें डर है कि हिल काउंसिल का जो ज़मीन पर अधिकार है वो डाइल्यूट हो रहा है। कई लेटर्स बाहर निकले लीक होकर जिसमें इन सबको मतलब अमान्य सा किया गया था, जिससे दिख रहा था कि किधर जा रहा है ये। तो बड़े इसलिए परेशान हैं। मेरे जैसे लोग जिनको पर्यावरण का चिंता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब चिंतित हो रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, युवा बहुत केयर करते हैं पर्यावरण का। तो उन्हें चिंता है कि अब अगर ऐसा संरक्षण कुछ ना मिलेगा तो फिर इसको जाते धुएं में देर ना लगेगी। हर जगह मतलब हर वैलीज को आप खरीद सकते हैं, और एक एक प्रोजेक्ट, एक एक इंडस्ट्री, माइनिंग पे आप एक एक लाख लोगों को ले आ सकते हैं। तो ये ये पर्यावरण जो डर ऐसा है सह नहीं सकेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं ये भी लखनऊ या चंडीगढ़ जैसा है, आप वहां आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते। अरे ये अलग जगह है, यहाँ पर 5 लीटर प्रतिदिन पे जीना पड़ता है। कहाँ जिएंगे? नहीं जिएंगे। वो 250-500 मांगेंगे, और ऐसे में यहीं के लोग ही बेघर हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके का डर है यहाँ के लोगों में कि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं या लैंड इस तरीके का हो जाता है कि कोई भी खरीद सकता है, तो भारी मात्रा में लोग यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के रिसोर्सेज यूज करेंगे, जिससे यहाँ के पर्यावरण को खतरा होगा। बिल्कुल खतरा होगा। मतलब अगर जैसे थोड़े संख्या में आते हैं तब तो कुछ नहीं होगा। बाकी लोगों का आना तो छोड़िए, टूरिज्म अकेले से ही, अब टूरिस्ट तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आते हैं, उसी से कितना संतुलन बिगड़ रहा है, कितना कचरा बढ़ रहा है, कितना ग्लेशियर्स। जो मैं कह रहा था, कश्मीर यूनिवर्सिटी का रिसर्च में ये निकला है, जहाँ पर ये टूरिस्ट टैक्सीज, डीजल वगैरह चलते हैं, वो ग्लेशियर्स बहुत जल्द पिघल रहे हैं। तो फिर अब लोगों का और बड़े तादाद में और लंबे मुद्दत के लिए आना कितना खतरनाक होगा ऐसे एक नाजुक इलाके के लिए। लेकिन टूरिज्म की अगर बात करें तो टूरिज्म से यहाँ के जो लोग हैं वो निर्भर भी हैं, उनका रोजगार भी टूरिज्म पर चलता है। तो टूरिज्म हम्म सीमित करना भी मुझे नहीं लगता कि आपके क्या विचार हैं इस पर? मेरा ये विचार है कि कोई ऐसी चीज न करें जो आज की खुशी दे और कल को दुख दे। 4 दिन की हो चांदनी और फिर फिर अंधेरी। अंधेरी रात हो। तो मैं ये कहता रहता हूँ कि डेमोक्रेसी में एक कमी ये है, खूबियाँ बहुत है, कि हमारे नेता, हमारे पॉलिसी मेकर्स 5 साला विजन में ट्रेन हो जाते हैं, सिर्फ 5 साल का सोचते हैं। अब ये नदियाँ, ये ग्लेशियर्स तो 50 साल, 500 साल के हिसाब से चलते हैं ना। तो हम ऐसा ना करें कि आज पैसा मिल जाए, कल पैसा मिल जाए, हर जगह कर दें और फिर हमारे अगले पीढ़ियों को इसका सज़ा भुगतना पड़े, जैसा जोशीमठ में हो रहा है हम्म। और कई पहाड़ी जगहों पे हो रहा है। तो हमें ऐसा शॉर्ट साइटेड कदम नहीं उठाना। मैंने कई लोगों से शेड्यूल 6 के मामले में बात की, कई नेताओं से, लोकल लोगों से। तो मूलतः उनके 2 चीज़ें हैं कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत फ्रेजाइल है, तो उसकी सुरक्षा और लैंड की सुरक्षा। मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान स्थिति में अभी ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स फिलहाल हुँ, नहीं आए हैं कि लोग आ गए हों या आपको अब मौजूदा स्थिति में एकदम खतरा महसूस हो रहा हुँ, हो। लेकिन आपको डर है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? हुँ, ये हुँ। थोड़ा बताइए। हुँ। आप अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखेंगे, जब लद्दाख को यूटी डिक्लेयर गया था, कई क्लिप्स दिखेंगे आपको जिसमें ये कहा गया है, इस इंडस्ट्रियल हाउस ने, उस इंडस्ट्रियल हाउस ने, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर लद्दाख। और कहीं यूरेनियम का, कहीं किसी चीज़ का एक्सप्लोरिंग हो रहा है। मुझे पक्का नहीं पता है, बहुत बार हेलीकॉप्टर्स मंडराते देखे गए हैं वैलीज़ में। लोगों का ये मानना है कि वो एक्सप्लोरेशंस शुरू कर रहे हैं, मगर कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि वो ताक में बैठे हैं कि कब लद्दाख 6 शेड्यूल से वंचित डिक्लेयर हो जाए कि इधर नहीं मिलने वाला है, और वो कब झपट लें। तो ऐसे जो संविधान के प्रावधान हैं, ऐसे ही इलाकों को, ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए ये तो बना है ना।
अगर बनाया, बनाने वालों ने तो कुछ सोच के बनाया होगा ना, वरना नहीं रखते 244 शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 नहीं रखते। और कुछ सोच के ही सरकार ने हमसे वादा किया होगा ना। अगर नंबर 1 चुनावी घोषणा पत्र में रखा है तो कुछ अच्छी बात ही रखी होगी ना। तो ये होने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही पता चलता है कि ये संरक्षण नहीं होने वाला है सब और तब बोलना देर होगी। अच्छे बुद्धिमान लोग पहले कुआं तब नहीं खोदते जब आग लग जाए, हम पहले से करना चाहते। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, उसके बाद ये जो मुद्दा है, आपने जब वीडियो अपना डाला हाउस अरेस्ट का, उसके बाद पूरे देश में नेशनल मीडिया में ये मामला पहुंच गया। अब ये जो लोग हैं, गृह मंत्रालय ने पिछले महीने एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम लद्दाख के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसको लेकर आपका क्या मानना है कि यहाँ के नेता जाएं, बातचीत करें, उस पर क्या आप सोचते हैं? सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुश हूं कि गृह मंत्रालय ने एक क्या कहेंगे हम इनविटेशन दिया मीटिंग के लिए, टॉक्स के लिए बुलाया, अच्छी बात है। मगर शायद वो थोड़े मिसलीड हुए लोकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। मैंने ये अमूमन देखा है कि ऊपर से अच्छे कदम लिए जाते हैं, लोकल लेवल पे उसे ट्विस्ट किया जाता है। तो आते हाँ, तो फिर यहाँ पर ऐसे लोगों को उसमें डाल दिया गया जिनको यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मान्यता नहीं देते हैं, या फिर जिन बातों पे ये बात करना चाहते हैं मुद्दे, उनका कोई वो जिक्र ही नहीं है किस बात पे करेंगे। और पिछले बार जब टॉक्स हुए कोई 2 साल पहले, तब भी ऐसा ही हुआ कि आप टॉक्स के लिए आ जाइए, और फिर टॉक्स इधर उधर जाते हैं। आपको मालूम होगा जब 2020 में चुनाव होने वाले थे तो लद्दाख के लीडर्स ने कहा हम चुनाव बॉयकॉट करेंगे हम पे से जब तक इस बारे में बात नहीं हो। तो विशेष विमान देकर उन्हें ले जाया गया और कहा गया हम आपसे हर चीज पे बात करेंगे। मगर जब बातचीत पे आए तो बोले 6 शेड्यूल पे नहीं, बाकी किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉक्स होने में 1.5-2 साल लग गए। तो अब ये समझ गए हैं लीडर्स यहाँ के, वो नहीं चाहते कि फिर ऐसा हो और 2 साल गुजर जाए। तो वो कह रहे हैं पहले ही बताइए, मुद्दा 6 शेड्यूल का होगा, स्टेटहुड का होगा, एम्प्लॉयमेंट का होगा, और जो संसदीय वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करने का वो होगा, तब हम आपके पास टॉक्स के लिए आएंगे। एक तरह से वो समय बचा रहे हैं कि बताइए इस पे बात करेंगे तो हम आएंगे। तो ये वेलकम स्टेप है कि उन्होंने बुलाया, मगर वो थोड़े बहक गए कि सही मुद्दे और सही लोगों को उन्होंने लिस्ट में, यानी कि यूं कहूंगा इनसे कंसल्टेशन के बिना उन्होंने ये इनविटेशन भेज दिया। तो कंसल्टेशन तो भागीदारों से करना चाहिए ना कि किनको बुलाएं, किन मुद्दों पे बात करें। ये चूक हो गई, अब शायद अच्छा हो वो ठीक करके बुलाएं। अभी कुछ लोग जैसे विदाउट लेजिस्लेचर है यूटी, अगर आप देखें अंडमान निकोबार में भी यही है। जैसा जिस तरीके से यहाँ पर फंक्शन होता है विदाउट लेजिस्लेचर, हर जगह इसी तरीके से फंक्शन होती है जितने भी यूटीज होती हैं। इसके अलावा स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं यहाँ के नेता कुछ। आपको लगता है कि अगर स्टेटहुड मिल जाता है तो फंक्शन बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि फंड्स की जरूरत होगी। अभी यूटी है तो केंद्र सरकार से ज्यादा फंड मिल रहा है, लेकिन अगर स्टेटहुड मिल जाएगा तो किस तरीके से आपको लगता है कि वो कारगर साबित होगा लद्दाख जैसे इलाके के लिए? पहली बात तो आप कह रहे हैं कि यूटीज तो ऐसे ही चलते हैं विदाउट लेजिस्लेचर, तो वो कोई कारण नहीं है कि आप किसी कॉम को, किसी पीपल को इस तरह से चलाएं कि उनका कोई से नहीं हो, कोई जगह नहीं हो। तो अगर हो रहा है तो वो भी बदलने चाहिए। अंडमान निकोबार को भी दीजिए, एक छोटा सा असेंबली दीजिए। पौंडीचेरी में तो है विद लेजिस्लेचर है, जहां नहीं है ये कोई वजह नहीं होता है कि उधर नहीं है तो इधर नहीं देंगे। ब्रिटिश ये यूज कर सकते थे कि अफ्रीका में नहीं है आज़ादी, तुमको क्यों दें। जब गांधी जी आज़ादी मांग रहे थे वो कह सकते थे ना, हमने अफ्रीका में नहीं दिया, हमने इंडोनेशिया में नहीं दिया, क्यों भारत को दें। हम तो कहेंगे कि उन अफ्रीका को भी दो, आज़ादी सबका हक है। तो जमहूरियत सबका हक है ना। अंडमान के लोगों ने क्या गुनाह किया कि उनको एक आदमी अपने मन मर्जी से चलाए। लक्षद्वीप ने भी क्या गुनाह किया। मैं तो कहूंगा सबको दीजिए, लेट एवरीवन, द लास्ट पर्सन आल्सो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन एंड ओनली देन इंडिया विल बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। तो ये कोई रीजन नहीं है कि उधर नहीं है इधर नहीं है, सबको दीजिए।
कोई बुरा तो नहीं मांग रहे हैं ना, जी आज़ादी नहीं मांग रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम इस देश में पूरी तरह घुलना चाहते हैं। जो आपको मुंबई में, दिल्ली में हक है या वो यहाँ पौंडीचेरी में है, वो यहाँ दीजिए। बाद में तो स्टेटहुड जहाँ तक सवाल है, लोगों ने बीसों साल पहले से यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा और दिया नहीं। जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आता है क्यों लद्दाख को क्यों नहीं बनाएंगे। एक तरह से लद्दाख गोज इनटू परमानेंट गवर्नर्स रूल विच इज कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाई? अब जब यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं दिया और फिर बाकी मांगे भी ऐसे हैं, तो लोगों ने एक तरह से नाराजगी में आके फुल स्टेटहुड मांगा। फुल स्टेट, वरना वो नहीं मांग रहे थे शुरू में। वो अब विद लेजिस्लेचर मांग रहे थे। वो मांग रहे थे कि जहां लोगों की भागीदारी हो, वो कैसे खुद को विकास करना, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे आप हम बाहर अंदर के लोग, ये बात नहीं है। लद्दाख एक तरह से मैं तो कहता हूं दूसरे ग्रह की तरह है और एक प्लेनेट जैसा। आप देखिए ना, ये मार्स जैसा, मून जैसा ज्यादा दिखता है पृथ्वी से भी। तो ऐसे जगह को वहीं के लोग समझेंगे ना कैसा विकास हो। कोई 3 साल के लिए आए, उनको 3 साल समझने में लग जाता है और समझते ही वो चले जाते हैं, और कोई ना समझ आ जाता है जो फिर ऐसे कदम उठाएं जो यहाँ के लिए गलत हो। तो यही मांग रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अपने भाग्य का निर्णय करने का अवसर दिया जाए। तो लद्दाख अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा है, इतने फंड सरकार ने दिए है फॉर विच वी आर ग्रेटफुल, 6,000 करोड़, वो खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ करें क्या करें। 60% वापस जा रहा है। तो कहने को 6,000, असल में 4-3,500 वापस जा रहा है। और दूसरी तरफ इस 6,000 करोड़ का सिर्फ 8-9% जा रहा है हिल काउंसिल्स को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां लद्दाख के चुने हुए नुमाइंदे वो करते हैं। उनका देखिए 80-90% फंड यूज हो रहा है। अभी अगर थोड़ा गर्व कर सकते हैं तो हिल काउंसिल्स पर कर सकती है सरकार, भारत सरकार, कि कुछ काम हो रहा है। मगर उनके पास है 8%, और जो 92% है, 92% है एक शख्सियत एलजी साहब के पास, जो इस असमंजस में है कि मैं ये करूं या वो करूं या वो, और कोई प्रोजेक्ट्स ले लिए जाते हैं जिसका कोई न सर न पैर, क्योंकि शायद उन्हें अच्छा लगा। आप देखेंगे गाड़ियां ही गाड़ियां हर जगह हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां। क्या करेंगे इतने गाड़ियों का? हम गाड़ियों के लिए लोग मर नहीं रहे थे। यूटी जब लाने के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे थे, 4 लोगों की जान गई। तो ये नहीं था कि एलजी साहब को रेंज रोवर एक लेह में एक दिल्ली में होगा और हर एक सेक्रेटरी ये बिजनेस क्लास में लिमोजीन्स में घूमेंगे। इसके लिए लोगों ने खून नहीं बहाया भारत के लिए और लद्दाख के लिए। तो आप बहुत देखेंगे, अगर गहराई में जाएं तो छोटे छोटे चीज जिनका कीमत 10 लाख होनी चाहिए, उनका कहते हैं 30 लाख का बिल बना है। तो इस तरह के खर्च ना समझ लोग, मैं हर कोई बुरा है नहीं कहूंगा, ना समझ जरूर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना इन पहाड़ों का कैसे खर्चें, क्या जरूरत है। तो वो ऐसे चीजें कर बैठते हैं जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। अगर मैं स्टेटहुड पे जो हमारी बात हो रही है, लद्दाख की आबादी लगभग मान लीजिए 3 लाख के करीब, मान सकते हैं 3 लाख है। अगर आप असेंबली बनाते हैं तो कम से कम 30 असेंबलीज चाहिए, 30 विधायक चाहिए। तो आपको ये संभव होता लग पाता है कि ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सिक्किम एक राज्य है, पूर्ण राज्य। जब वो राज्य बना था तो उसका 2 लाख से थोड़ा ज्यादा था आबादी। उन्हें कोई समस्या नहीं दिखी कि ये 2 लाख 2.5 लाख को स्टेट कैसे बनाए। जब जरूरत है सरकार को तो वो 2-2.5 लाख के साथ बनाते हैं। तो लद्दाख में 3 लाख क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपने सर 5 दिन का अपना क्लाइमेट फास्ट रखा। क्लाइमेट फास्ट, ये भारत में मतलब एक नया शब्द मैं कहूँ कि पहली बार इतने चर्चा में सुनने को आया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्लाइमेट फास्ट जी, मेरे नज़र से देखें, मैं सबके नज़रिए का इज्जत करता हूँ। जैसे बच्चे रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं, बड़े ज़मीन के लिए, मुझे उनसे भी ज़्यादा इन पहाड़ों का, इन ग्लेशियर्स से चिंता है, पानी से चिंता। आप देखिए हमारे ग्लेशियर्स चले गए तो क्या ज़मीन का क्या करेंगे आप? बंजर ज़मीन का, जहाँ पानी ना हो, तो उनके ज़मीन का भी कोई मतलब नहीं। नौकरियाँ क्या लेंगे आप जब लोग पलायन करने पे मजबूर होंगे? पानी है नहीं तो लद्दाख में रह नहीं पाएंगे।
अगले 1-2 पीढ़ी में आप देखेंगे लोग यहाँ से दिल्ली में या कहाँ-कहाँ जाके वहाँ का समस्या बन जाएंगे। अभी 2-4 गाँव में तो हम काम कर रहे हैं, जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं, उन्हें आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है पर्यावरण, क्लाइमेट एंड ग्लेशियल मेल्टिंग। तो इसलिए मैंने जब अपील की तो इस नज़रिए से कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप बचा सकते हैं लद्दाख को, और हम कुछ अलग या ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो संविधान में है, वही मांग रहे हैं जो आपने वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में। तो इसलिए मैंने लद्दाख के पर्यावरण के नाम पर लोगों से अपील भी की, सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं, मैंने जैसा कहा दिल्ली से, मुंबई से, बीजिंग से, पेरिस से, सबसे, कि प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। क्लाइमेट चेंज का हम पे सीधा असर है। फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स वी विल बी द फर्स्ट विक्टिम्स, फर्स्ट क्लाइमेट रेफ्यूजीज, एंड देयरफॉर क्लाइमेट फास्ट। अभी 5 दिनों का मैंने आपके बयान देखे, आपने कहा 5 दिनों का किया, उसके बाद अगर नहीं आपकी मांगे सुनवाई नहीं होगी तो 10 दिन का, उसके बाद 15 दिन का। अभी आपके भविष्य के प्लान्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँच चुकी होगी और एहसास होगा ऊपर कि जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा करने में ही एक लीडर का, एक पार्टी का और एक देश का चरित्र इसी में है कि वो जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करें। उम्मीद है वो होगा, नहीं हो तो फिर जैसा मैंने कहा मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि ये एक सांकेतिक था और भविष्य ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने कहा है कि वो जहाँ तक जाए तो फिर जहाँ तक जाए वहाँ तक भविष्य, कोई ज़्यादा लंबा भविष्य होना ज़रूरी नहीं है। अब आखिरी में अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहें तो मैं आपको लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जीवन शैली ऐसे प्रकृति के अनुकूल करें कि आपके अपने इलाके में भी संतुलन रहे पर्यावरण का। हम ये आज और कल के लालच और फायदे, लेन देन, ग्रोथ, जीडीपी, इनकम, इन सब के उसमें अपने बच्चों का, अपने अगले पीढ़ियों को दांव पे न लगाएं। दूसरी बात, आप अपना तो कर सकते हैं, आप गाड़ी ना चलाएं, साइकिल चलाएं, पैदल चलें, पेड़ लगाएं, मगर वो काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र का प्रयोग करें, आप अपनी आवाज़ उठाएं और जहां सरकार से जो याद दिलाने की ज़रूरत है वो याद दिलाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। वरना सरकारें वादा करेंगी, फिर मुकर जाएंगे, लोग कुछ ना बोलें तो वो ये समझेंगे कि इनको चलता है सब, कोई वादा कर लो, चुनाव जीत लो, उसके बाद कोई बात नहीं। तो लोगों को वोकल होना होगा और दूरदर्शी होना होगा। बाकी मैं ये सोचता हूँ ये कोई सोच समझकर ऊपर दिल्ली से नहीं हो रहा है, ये स्थानीय लेवल पे हो रहा है। इसलिए मेरी आवाज़ ये थी कि ऊपर तक आवाज़ पहुँचे, और ऊपर मेरा विश्वास है कि देखने वाले बहुत परख और चरित्रवान लोग हैं, तो ज़रूर सुनेंगे हमारी आवाज़। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे आवाज़ के लिए एक लाउड स्पीकर का काम किया, एक एम्पलीफायर का काम किया, और मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी।